पूर्वांचल आईएएस भारत में सिविल सेवा में सर्वाधिक सिलेक्शन दिलाने वाले डॉक्टर रवि अग्रहरि एंड टीम अब गोरखपुर में भी। पूर्वांचल आईएएस, पेडलेगंज, इंदिरानगर, गोरखपुर। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रवि अग्रहरि आप सबका पूर्वांचल आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप पूर्वांचल आईएएस के ऑनलाइन या फेस टू फेस कक्षाएं करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, जहां आपकी पूरी मदद की जाएगी। साथ ही साथ अगर आप करेस्पॉन्डेंस कोर्स भी लेना चाहते हैं तो बहुत ही नॉमिनल फीस पर ये सारी सुविधाएं हैं जो आप ले सकते हैं। ये नंबर जो है आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, इस पर आप चाहें तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए दोस्त, ये हमारा विज्ञान तकनीकी का लेक्चर है और यहाँ हम लेक्चर नंबर 19 पर हैं, यानी व्याख्यान नंबर 19वां। और यहाँ पर जिस टॉपिक को लेकर हम बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है बायोमास गैसीकरण, जहाँ पर पायरोलिसिस की प्रक्रिया के बारे में भी डिस्कशन होगा। और एक और टॉपिक है जिसकी हम यहाँ पर बात करेंगे जिसको कहते हैं फ्यूल सेल, और उससे जुड़ा हुआ एक और पहलू है जिसको कहते हैं माइक्रोबियल फ्यूल सेल। यानी ये 4 टॉपिक हैं जिनको मैं लेकर यहाँ आपके साथ चर्चा करने वाला। ये सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको इस टॉपिक के बारे में लिख देता हूँ। और ये जो भी टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये भविष्य के ईंधन के स्रोत हैं, यानी भविष्य में एक तरह से एक विकल्प भी हैं। ये सारे वो तरीके हैं जिनको हम ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग करेंगे और भविष्य में बड़ी मात्रा में प्रयोग में लाएंगे। फाइन, चले दोस्त, तो कौन सा टॉपिक है लिखता हूँ मैं। बायोमास गैसीकरण। बायोमास गैसीकरण, और यही बायोमास गैसीकरण में जो टॉपिक आता है उसका नाम है पायरोलिसिस। पायरोलिसिस। सो पहले इन 2 टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हैं और उसके बाद अगले टॉपिक पर जाते हैं, फ्यूल कोशिका या फ्यूल सेल। वो कोशिका नहीं है, वो सेल ही होगा, क्योंकि एक आध जगह मैंने देखा अगर आप गूगल ट्रांसलेशन करेंगे तो कोशिका लिखा आएगा, ठीक है, जबकि इंग्लिश में उसकी स्पेलिंग CELL ही होता है। ओके, आइए दोस्त बात करते हैं बायोमास गैसीकरण और पायरोलिसिस की। देखो, पहले आपको मैं बताऊं, एक तरीका होता है, एक और ऊर्जा जनित करने का एक तरीका है जिसका नाम है बायोमास ऊर्जा। ओके, या बायोमास एनर्जी बोलिए। ये भी एक टॉपिक है जो अक्सर न्यूज़ में रहता है। ओके, बायोमास एनर्जी यानी बायोमास ऊर्जा। बायोमास ऊर्जा एक्चुअल में है क्या? ओके, उसमें थोड़ी बात करते हैं। देखिए, भारत की अगर हम बात करें तो मैंने आपको पीछे की वीडियोस में बोला था कि भारत में अच्छा खासा जैव विविधता है, यानी कहने का मतलब है रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी है। और अगर भारत में अच्छी खासी जैव विविधता है, अच्छी खासी बायोडाइवर्सिटी है, इसका मतलब भारत में अच्छा खासा बायोमास एनर्जी का स्कोप है। फाइन, अब बात यह होती है कि बायोमास एनर्जी को कैसे प्रयोग में लाएं। तो यहाँ पे भी बहुत तरीके हैं। अब जैसे मैंने कहा, आप आज भी अगर आप गांव में जाइए तो जो महिलाएं होती हैं वो महिलाएं क्या करती हैं कि आज भी जाती हैं, लकड़ियाँ बीनकर लाती हैं, उन्हें चूल्हों में जलाती हैं। और जब चूल्हों में खाना बनाने के लिए वो उन लकड़ियों को जलाती हैं, सो देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, उनसे अच्छा खासा धुआं होता है। और जो महिलाएं और प्लस उनके बगल जो छोटे छोटे शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, जो उनके बगल घूमते हैं, वो उसके सीधा प्रभाव में आते हैं। तो कहीं ना कहीं WHO का रिपोर्ट भी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, विश्व स्वास्थ्य संगठन का, कि इससे महिलाएं और बच्चे जो भी हैं वो काफ़ी सफ़र करती हैं, उनको बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां होती हैं। तो कहीं ना कहीं हम बायोमास जो आप देख रहे हैं उसको जो हम डायरेक्ट जला रहे हैं, लेकिन मैं जिस प्रक्रिया को बताने जा रहा हूं, आपने चूल्हा में लिया, सीधा बायोमास जलाया तो वो धुआं हुआ, हेल्थ प्रॉब्लम हुआ, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम हुआ। लेकिन मैं जिस तरीके से के बारे में आपसे यहाँ बात करने वाला हूं, वो बायोमास गैसीकरण की जो प्रक्रिया है वो एक सतत प्रक्रिया है, वो एक सस्टेनेबल प्रक्रिया है। यहाँ ऐसी समस्या नहीं है। यानी यहाँ पर इस प्रक्रिया के अंतर्गत अगर हम बायोमास को जलाते हैं, किस तरीके से जलाते हैं वो सारा प्रोसीजर मैं आपको बताता हूं, तो यहाँ पर किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं है। यानी बायोमास का जलाने का एक सतत प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया के अंदर जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया हम अडॉप्ट करते हैं बायोमास गैसीकरण में, उसका नाम है पायरोलिसिस।
आपके पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, पैरालिसिस भी पूछा जा चुका है 2019 के प्रारंभिक परीक्षा में, और बायोमास गैसीकरण भी पूछा जा चुका है 2013 के आसपास, 12-13 के आसपास। अगर आपने 12-13 का प्रश्न लगाया होता तो 2019 में आने वाला प्रश्न आपको आप लगा सकते थे सीधा। इवन 2012 में तो क्वेश्चन में लॉजिक था, और 2019 में तो सिर्फ पूछा पैरालिसिस प्रक्रिया क्या है, तो सीधा उत्तर था बायोमास का उपयोग करना है ऊर्जा निर्माण के लिए, बस इतना ही आंसर मारना था। तो चलिए दोस्त, हम यहां इस पूरे वीडियो में बायोमास गैसीकरण की पूरी प्रक्रिया देखते हैं, कैसे चीज होती है, क्या क्या होता है, और इसमें कुछ ऐसे रिजल्ट आते हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, ओके, जिनको हम कहीं ना कहीं प्रयोग में लाते हैं। तो क्या है वो चीजें, बात करते हैं। पहले मैं आपको क्या करता हूं, कुछ बायोमास के उदाहरण देता हूं, ओके। कुछ बायोमास के आप उदाहरण देखिए जो हमारे अगल बगल हमें मौजूद मिलते हैं, भारत में अच्छा खासा मिलता है। आपको मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं, जरा आप मुझे बताइएगा, आप बिल्कुल समझते होंगे। धान की फूसी, धान की भूसी, जिसको आप इंग्लिश में राइस हस्क कहते हैं, जिसको आप इंग्लिश में राइस हस्क कहते हैं, धान की भूसी। इसके अलावा आपने कोकोनट क्वायर देखा होगा, नारियल का खोल, बाहर वाला है ना, नारियल का खोल, जिसे रस्सी वगैरह भी बनाते हैं, यानी इसको हम क्वायर बोलते हैं। उसी तरह आपने और देखा होगा बायोमास जो भारत में आपको बड़ी अच्छी खासी मात्रा में मिलता है, जिसको आप कहते हैं गन्ने की खोई। क्या बोलते हैं? गन्ने की खोई, गन्ने की खोई, पर इंग्लिश में उसका नाम वही है, बैगेस। अब देखिए यहां पर यह हो सकता है कि आप जिस स्टेट में रहते हैं आपके यहां खोई ना बोला जाता हो, तो यहां पर क्या होता है, इंग्लिश टर्म तो पूरी दुनिया में ही बोला जाता है, आप इंडिया में तो छोड़िए, अलग अलग रीजन्स में, इसलिए इंग्लिश के वर्ड से आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाती है। इसलिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को भी इंग्लिश टर्म पता होना चाहिए। तो हम यहां बात कर रहे हैं धान की भूसी, नारियल का खोल, गन्ने की खोई, और इसके अलावा इत्यादि, है ना, ETC एटसेट्रा। बहुत सारे इस तरह के बायोमास हैं जो भारत में अच्छी खासी मात्रा में मिलते हैं। वुड चिप्स ले लीजिए, आप किसी लकड़ी के कारखाने में जाइए जहां पर ये सीट बेंच वगैरह बनते हैं, वहां लकड़ी के चिप्स मिल जाते हैं, वहां गुटके मिल जाते हैं, वो भी एक तरह के बायोमास होते हैं, उनको भी मैं यहां कंसीडर कर सकता हूं, ले लीजिए। और इन सब को एक सस्टेनेबल प्रक्रिया से होकर गुजारिए, जो प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूं जिससे आप बायोमास गैसीकरण की प्रक्रिया कहते हैं, और अंत में जाकर आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ईंधन प्राप्त करेंगे जो आप इस प्रक्रिया में देखेंगे। तो कहने का तात्पर्य है बायोमास गैसीकरण की प्रक्रिया में हम बायोमास को सस्टेनेबल तरीके से जलाते हैं, और वो जो प्रक्रिया होती है जो सस्टेनेबल तरीके से जलाते हैं, उस पूरी प्रक्रिया, उस पूरे तंत्र को बायोमास गैसीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। और बायोमास गैसीकरण की प्रक्रिया में किस प्रक्रिया को अपनाते हैं, उसके अंदर पायरोलिसिस की प्रक्रिया, इसको इंग्लिश में PYROLYSIS कहते हैं, ओके, पायरोलिसिस। तो चलिए इस पे बात करते हैं, कैसे हम धान की भूसी, नारियल का खोल, गन्ने की खोई, इन सबको हम उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, चले, यहां पर जो बर्निंग होगी वो ओपन बर्निंग नहीं होगी, वो क्लोज बर्निंग होगी। अब बात होती है ओपन बर्निंग और क्लोज बर्निंग का क्या डिफरेंस होता है। आप देखिए ना, चूल्हे में लेकर लकड़ियां सीधा जलाई है, वो क्या है, ओपन बर्निंग है, उससे अच्छा खासा धुआं होता है। क्लोज बर्निंग क्या है, उस पूरे पिक्चर को मैं यहां पर बनाता हूं आपके सामने स्टेप बाय स्टेप, और सारी चीजों को आप समझेंगे। ओके, बायोमास गैसीकरण में कैसे होता है। मान लीजिए ये कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, ओके, समझिएगा, ये एक कंटेनर है, कोई संदूक, कोई कंटेनर है, ठीक है। और उसके अंदर क्या है, मैंने यहां से इसमें कुछ इनपुट डाला है। क्या डाला है? बायोमास डाला है। इसके अंदर मैंने इनपुट डाला है, बायोमास डाला है, ठीक है। अब क्या बायोमास डाला, आपको अच्छा खासा उदाहरण मैंने बता दिया था, राइस हस्क, गन्ने की खोई, ये सब बोला था कि नहीं बोला था। कुछ भी लीजिए, वुड चिप्स ले लीजिए, अगर वुड के गुटके हैं, लकड़ी के गुटके आप लेते हैं और बड़े हैं, तो एक काम कीजिए, यहां पर ग्राइंडिंग लगा दीजिए, ग्राइंडर लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? ग्राइंडर। ग्राइंडर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देता है। ग्राइंडर, GRINDR, ग्राइंडर, पीसने वाला है ना, पीसने वाला। ग्राइंडर लगा दिया। अब जो भी बायोमास जाएगा वो बायोमास यहां आएगा, वो इस कंटेनर के अंदर आएगा। सिंपलीफाई फॉर्म में बायोमास अंदर आएगा। अब इसको क्या कीजिए, बाहर से है ना,
देखिएगा, बाहर से इसको हम हीट दे रहे हैं, आप पूरी प्रक्रिया देखिएगा, बाहर से इसको हम हीट दे रहे हैं, बाहर से इस कंटेनर को गर्म किया जा रहा है। तो जो बाहर से मैं ग्रीन कलर का बना रहा हूं, ये समझ जाइए बाहर से इसको ऊष्मा दी जा रही है, अच्छी खासी ऊष्मा दी जा रही है। और जो ऊष्मा दी जा रही है वो बहुत अच्छा खासा तापमान दिया जा रहा है, यानी मैंने कहा कम से कम 400-500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मान लीजिए। तो ये क्लोज्ड कंटेनर हुआ, कंटेनर के अंदर बायोमास है और बाहर से उसको ऊष्मा दी जा रही है। अब आप बोलेंगे ये ऊष्मा कहां से? कुछ मत कीजिए, आप एलपीजी दे दीजिए, लीजिए एलपीजी सिलेंडर लगा दीजिए, गर्म होगा और बाहर से कंटेनर को गर्म करेगा 400-500 डिग्री सेल्सियस में। और 400-500 डिग्री सेल्सियस में जो बायोमास अंदर जल रहा होगा, लिसिस का मतलब होता है टूटना, टूट रहा होगा, इस प्रक्रिया को हम पायरोलिसिस कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है बायोमास गैसीकरण की प्रक्रिया में जो हमने बायोमास या वेस्ट मटेरियल ले रहे हैं उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर, 400-500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर किसी कंटेनर के अंदर जलाते हैं। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे क्लोज्ड बर्निंग, बंद पात्र के अंदर जलाना, क्लोज्ड बर्निंग। ओपन बर्निंग नहीं है, यह है क्लोज्ड बर्निंग। देखिएगा कैसे सिस्टम काम कर रहा है। अब क्या होगा आप खुद समझते हैं, जब बायोमास जलेगा तो उसका राख बचेगा, तो वो जो राख होगा वो ऐश के फॉर्म में बाहर निकलेगा। वो क्या होगा? ऐश के फॉर्म में, राख के फॉर्म में बाहर निकलेगा, राख के फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो ठीक है, बायोमास फ्री होता जाएगा, नीचे गिरता जाएगा, कोई बात नहीं, अगला बायोमास फिर अंदर आ जाएगा। और होगा क्या यहां पर? जब ये प्रक्रिया हो रही होगी तो यहां होगा क्या? यहां क्या होगा? कुछ गैसेस फॉर्मेशन होगा जो यहां से निकलेगा। ये देखिए बाहर निकल रहा है, कुछ गैस है जो बाहर निकल रहा है। ये कहां होगा? ये देखिएगा, ये यहां से निकलकर अगले कंटेनर में जाएगा। देखिएगा पूरा प्रोसेस देखिएगा, ये यहां से निकलकर अगले कंटेनर में जाएगा, अगले कंटेनर में जाएगा, अगले का। अच्छा, इस गैस को क्या बोलते हैं? इस गैस को ऑफिशियली लिखा गया है रॉ गैस। क्या लिखा गया? रॉ गैस। यानी रॉ गैस यहां से निकलेगा और अगले कंटेनर में जाएगा, अगले कंटेनर में। अब अगले कंटेनर में क्या होगा? ये देखिए, अगले कंटेनर में क्या होगा? यहां पर कुछ इंस्ट्रूमेंट होगा, एग्जैक्टली इस तरह का होगा जैसे कि पंखा नहीं, एग्जॉस्ट देखा आपने? एग्जॉस्ट कमरे में लगा होता है, अंदर की हीट को बाहर फेंकता है, एग्जैक्टली उसी तरह का एक फैन होगा। ओके, जिस प्रक्रिया को बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, है ना। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में क्या होता है? एग्जैक्टली फैन की तरह रोटेशन होता है ना। वो क्या करता है कि वो जो चीजें हैवी होती हैं उनको नीचे की तरफ खींचता है। मैं आपको एक बात बताता हूं, जो यहां से रॉ गैस निकलती है इसमें कुछ पार्टिकल्स बड़े होते हैं, कुछ पार्टिकल्स छोटे होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये पार्टिकल बड़े हैं, देखिएगा मैं जो बना रहा हूं फिगर में, ये पार्टिकल्स बड़े हैं और ये पार्टिकल जो डॉट 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 छोटा डॉट बना रहा हूं, ये पार्टिकल छोटे हैं। तो जो बड़े वाले पार्टिकल हैं वो हैवी हैं और जब ये फैन चलेगा तो वो नीचे सटल डाउन हो जाएंगे, वो नीचे इकट्ठा होने लगेंगे और नीचे इकट्ठा होने लगेंगे। आप यहां से उनको निकाल दीजिए, आप यहां से उनको निकाल लीजिए और जो हल्के वाले होंगे वो आगे निकल जाएंगे। भारी वाले बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ डेंसिटी, बिकॉज ऑफ वेट क्या होंगे? नीचे सटल डाउन हो जाएंगे और जो हल्के वाले होंगे वो आगे बढ़ जाएंगे। ये जो यहां सटल डाउन होंगे अलग होकर, है ना, वो यहां इकट्ठा होंगे। आप कंटेनर में इकट्ठा कीजिए और जो चीज इकट्ठा हुई है इसको बोलते हैं बायोचार। अब ये बायोचार क्या होता है अभी धीरे धीरे हम इस पर आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके आने वाले वर्षों के लिए, एनवायरनमेंट के लिहाज से भी और यहां पर आपको ऊर्जा के लिहाज से भी, दोनों जगह इसका कुछ ना कुछ उपयोग होगा, ठीक है। बायोचार आ गया, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से गुजारे, एग्जैक्टली एक फैन की तरह की मैकेनिज्म होती है, वो हैवी पार्टिकल को नीचे सेटल डाउन कर देगा और जो लाइट पार्टिकल होगा हल्का, वो आगे कंटेनर में जाएगा। अब सुनिएगा, यहां भी इसको क्या बोलेंगे? वही जो यहां बोले थे रॉ गैस, यहां पे भी रॉ गैस ही बोला जाता है, रॉ गैस ही बोलेंगे। अच्छी एक बात बताइए, यहां जब ये 400-500 पे जल रहा है,
यहां जब ये 400-500 पे जल रहा है, ठीक है, तो अच्छी खासी यहां पे ऊष्मा है, गर्म है, तो जो गैस निकली है वो बहुत गर्म है, जो पार्टिकल्स बड़े और छोटे साइज से निकलने वो काफी गर्म है, तो वो जब यहां पर पहुंचेंगे काफी गर्म होंगे, उसके बाद यहां पे पहुंचेंगे अभी भी गर्म है। अब इनको जहां जिस कंटेनर में गुजारते हैं, ये देखिए ये दूसरा कंटेनर है, ये क्या है, ये दूसरा कंटेनर है, देखिएगा ये क्या है, ये दूसरा कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर क्या करेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे, इसमें हम वाटर थ्रो करेंगे, इसमें हम वाटर भेजेंगे, जल का प्रवेश कराएंगे, जल के फव्वारे भेजेंगे। इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्वेंचिंग। क्या बोलते हैं? क्वेंचिंग। QUENCHI, हिंदी वगैरह में इनके कोई नाम नहीं है। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? क्वेंचिंग। यहां पर क्या हुआ है? सेंट्रीफ्यूगेशन। यहां पर क्या हुआ है? क्वेंचिंग। जब पानी आएगा, तो जब पानी आएगा, ये गैस जो यहां जा रहा है वो क्या होगा? ठंडा होगा। और जब गैस ठंडा होगा तो क्या बनेगा? लिक्विड बनेगा। और पता है जो लिक्विड बनेगा वो क्या होगा? इधर देखिएगा फिगर में, ठीक है, यहां देखिएगा, ये है जल, जो यहां जल आप डाल रहे हैं, जो जल आ रहा है, ये जल यहां इकट्ठा हो गया, ये देखिए ये जल इकट्ठा हो गया। और आपको बताऊं, यहां जो गैस ठंडी हुई है जल के आने से, वो क्या होगी? गैस ठंडी होगी, क्या बन जाएगी? द्रव। और वो द्रव का भी एक लेयर होगा जो यहां इकट्ठा हो जाएगा, द्रव का एक लेयर होगा जो यहां पर इकट्ठा हो जाएगा। और ये जो द्रव का लेयर है ना जो इकट्ठा हुआ, पता है, ये जब इसको चेक किया गया तो पाया गया ये ऑयल है, इसको बोला गया बायो ऑयल, इसको बोला गया बायो ऑयल। और नीचे क्या है? जल है। आप कुछ मत कीजिए, एक काम कीजिए, जल और तेल कभी मिलते नहीं हैं, तो दोनों अलग अलग लेयर में दिखेंगे। आप क्या कीजिए, जल को यहां से अलग निकाल दीजिए, जल को निकालकर यहां से अलग कर दीजिए, और कंटेनर के अंदर क्या कीजिए आप, ये देखिए, इस कंटेनर के अंदर बायो ऑयल को इकट्ठा कर लीजिए। क्या कीजिए? बायो ऑयल को इकट्ठा कर लीजिए। यहां जो मिला किस रूप में था? बायोचार। बायोचार जो है वो ठोस के रूप में है, और यहां जो आपको बायो ऑयल मिला वो किस रूप में है? वो द्रव के रूप में। तो ठोस और द्रव दोनों तरह के मटेरियल आ गए इसके अंदर, ठोस भी आ गया और द्रव भी आ गया। अब एक काम कीजिए, अब क्या होगा, यहां पर अभी भी कुछ ऐसी गैसें हैं जो ठंडी होकर, है ना, और क्या नहीं बनी है? ऑयल नहीं बनी है। वो गैसें अभी भी आगे जाएंगी। देखते जाइए कैसे हो रहा है ना, ये गैसें अभी भी आगे जाएंगी, और जब ये आगे जाएंगी तो मैं आपको बताऊं, जब यहां पहुंचेंगी, अब इन गैसेस को चेक किया गया इस प्रक्रिया में कौन सी गैस है, तो पता इनमें क्या मिला? इनमें मिला मीथेन, इसमें मिला कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, और प्लस इसके अतिरिक्त और भी गैसें मिली, मैंने ETC भी लिख दिया। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को हम मिलाकर कहते हैं सिन गैस, सिन गैस। अब आप मुझे बताइए, यहां मीथेन निकला है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन निकला, और अतिरिक्त गैसें निकली हैं। इनमें से जलने वाली गैस कौन सी है? आप सब समझते हैं इनमें से जलने वाली जो गैस है वो कौन सी है? मीथेन है। अब एक काम कीजिए, इनमें से बहुत, अच्छा, मीथेन बहुत सारी मात्रा में निकलता है, थोड़ी मात्रा में नहीं निकलता है। आप क्या कीजिए, अच्छा खासा मीथेन यहां से अलग कर लीजिए। मीथेन क्या होता है आपको मैं बताऊं, मीथेन जो होता है वो जलता है। इसको ले जाइए कंबशन इंजन में डाल दीजिए, और जब कंबशन इंजन में डालेंगे, कंबशन इंजन मतलब जहां पर ये जलेगा, और मीथेन जलेगा तो क्या मिलेगा? ऊष्मा। उसको पानी के ऊपर उस ऊष्मा को गुजारिए, पानी क्या होगा? खौलने लगेगा। पानी खौलने लगा तो क्या होगा? स्टीम बनेगा, और स्टीम बनेगा तो क्या होगा? प्रेशर आएगा, और प्रेशर आएगा तो पीछे वाले टॉपिक को याद कीजिए, मैंने कोयले से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाई थी, वही ऊष्मा जो कोयले के जलने से बना था, उससे जो मैंने प्रेशर कुकर बोला था उसमें पानी क्या हो रहा था? बॉयल हो रहा था, गर्म हो रहा था, उससे प्रेशर बन रहा था, और वो टरबाइन को घुमा रहा था, मैकेनिकल ऊर्जा, और डायनामो से जोड़कर आपने इलेक्ट्रिसिटी बनाई थी। सेम यही चीज यहां पे करेंगे। इस मीथेन को कंबशन इंजन से गुजारेंगे, जहां पर ये मीथेन जलेगा, और इससे क्या करेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण कर सकते हैं। एक तरफ आपने विद्युत का निर्माण किया, और कुछ मीथेन को आप यहां से लेंगे, ये देखिए, कुछ मीथेन को यहां से ले आएंगे, ये देखिए, कुछ मीथेन को आप यहां से ले आएंगे। क्यों ले आएंगे? आप एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर हम लोगों ने क्या यूज किया है? LPG को, और इस पूरे सिस्टम को हमें क्या बनाना है? सस्टेनेबल बनाना है। तो हम क्या करेंगे जरा समझिएगा, हम क्या करेंगे, यहां समझिएगा, इस मीथेन को, कुछ मीथेन को लाकर इसको बाहर से गर्म करने में खर्च कर देंगे, और धीरे धीरे क्या करेंगे? इस LPG के सप्लाई को बंद कर देंगे।
ओके, अब क्या हुआ, यहीं से लगातार बायोमास डालते रहेंगे, मीथेन बनता रहेगा, मीथेन इसको गर्म करता रहेगा बाहर से, और प्लस एक्स्ट्रा मीथेन को हम लेकर अपना इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। ये पूरा का पूरा बायोमास गैसीकरण की एक प्रक्रिया है जो आप बोर्ड पर देख सकते हैं। मैं सामने से हट जाता हूं। मेरे ख्याल से मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि बायोमास गैसीकरण में क्या होता है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, सुनिएगा बोर्ड पे। ये बायोमास है, ओके। बायोमास को आपने कंटेनर के अंदर लिया है और कंटेनर जो है पूरी तरह से बंद है, और जो बर्निंग हो रही है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर हो रही है, और जो बर्निंग हो रही है वो ओपन बर्निंग नहीं है, वो क्या है, क्लोज बर्निंग है। इसको हम क्या बोलते हैं, पायरोलिसिस प्रक्रिया। पायरोलिसिस यूपीएससी में कब आया है आपके पेपर में, 2019 के प्रारंभिक परीक्षा में। और बायोमास गैसीकरण कब आया है, 2012-13 के आसपास आपके प्रारंभिक परीक्षा में। और उन्होंने यही पूछा था कि क्वायर वगैरह इस तरह की चीजों को, पता है उस समय एमएनआरई की एक फंडिंग थी। जब 2012-13 के आसपास आया था, एमएनआरई की एक फंडिंग थी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। साउथ इंडिया में जो कोकोनट के खोल क्वायर होते हैं, बाहर वाला जो हिस्सा होता है, बड़े मात्रा में लोग जलाते थे। तो क्या किया गया, उसको प्रयोग में लाया गया इस बायोमास गैसिफिकेशन में, और उस गांव के एरिया में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की कोशिश की गई, और काफी लोगों को वहां से विद्युत का फायदा मिला। मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके वहां के लोकल जनता को एक छोटे लेवल पर क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा के इस सिस्टम से उनकी जरूरतें पूरी की गई। ठीक है, तो रिवीजन कर लेते हैं। बायोमास को लिया, ओके, कोई भी बायोमास हो सकता है, अब आपके पास बहुत सारे उदाहरण हैं। लिया, बाहर से उसको एलपीजी देकर 400-500 डिग्री सेल्सियस पे जलाया, जी किस प्रक्रिया के द्वारा, पायरोलिसिस प्रक्रिया के द्वारा। 2019 प्रारंभिक परीक्षा। बायोमास जलेगा तो क्या होगा, कुछ रॉ गैसेस निकलेंगी, और ये बायोमास सूख सूख कर जब बाहर निकलेगा उसको बोलेंगे ऐश या राख। ये रॉ गैसेस अगले कंटेनर में जाएंगी। अगले कंटेनर में क्या होगा, अगले कंटेनर में इसको सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से गुजारेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन एक फैन की तरह की ये प्रक्रिया होती है। इनमें इस तरह का डिवाइस लगा होता है जो घूमता है, और जो यहाँ पे हैवी पार्टिकल होंगे जो यहाँ निकल रहे होंगे रॉ गैस से, वो नीचे सटल डाउन हो जाएंगे, वो धीरे धीरे कंटेनर में इकट्ठा होंगे और ठोस के रूप में होंगे। इन्हें हम बायोचार कहते हैं। जो चीज हल्की होगी वो आगे कंटेनर में चली जाएगी। आप यहां समझ सकते हैं, यहां पर बहुत अधिक टेम्परेचर पर गैस निकल रहा है, क्योंकि अच्छा खासा टेम्परेचर पे जल रहा है। तो यहां पर जो गैस निकल रही होगी या यहां तक आ रही होगी, बहुत गर्म होगी। अगला प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं क्वेंचिंग प्रक्रिया। क्वेंचिंग का मतलब होता है ठंडा करना। जब पानी इसके ऊपर आएगा तो गैस ठंडा होगा, और गैस ठंडा होकर क्या बनता है, लिक्विड। लिक्विड और ठंडा कीजिए, क्या हो जाता है, आइस यानी ठोस। तो यहां पर जो गैस ठंडा होगा वो एक ऑयल के रूप में आता है। ये सारी चीजें प्रूफ है। इस ऑयल को कहते हैं बायो ऑयल। और जल डाला है, ये ऑयल जो है तेल है एक तरह का, और जल और तेल का सम्मिश्रण नहीं होता, नहीं मिश्रित होते हैं। इससे दोनों अलग अलग लेयर में रहते हैं। तो नीचे आपको जल दिखा और ऊपर आपको ऑयल दिखा, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी जो होती है वो जल से कम होती है। आपने इसको खोला, टैप जल को हटा दिया, बायो ऑयल को इकट्ठा कर लिया। बायो ऑयल या चारकोल भी इसे कहते हैं, कहीं कहीं बोला गया है। ये एक द्रव के रूप में और एक ईंधन भी है। ओके, बायोचार पर ठोस में बाद में बात करेंगे। ये ठोस के रूप में है और बायो ऑयल एक द्रव के रूप में है। यहां से फर्दर गैस निकल रही, अभी भी इन गैसेस को चेक किया गया। इन गैसेस में क्या मिला, इन गैसेस में चेक किया गया तो मीथेन मिला। इन गैसेस में चेक किया गया तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिला, और कुछ अतिरिक्त गैसें भी मिली। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को सिन गैस कहते हैं। इसका भी कुछ उपयोग है, करते हैं केमिस्ट्री में, पर हमें यहां नहीं जानना है। बहुत अच्छी खासी मात्रा में मीथेन मिल रहा है, बहुत अच्छी खासी मात्रा में बायोमास जल रहा है यहां पर, ठीक है, और यहां अच्छी खासी मात्रा में मीथेन मिल रहा है। कुछ मीथेन को हमने ले लिया है ना बाहर से, इसको फिर से गर्म करने के लिए, ताकि जो एलपीजी हम शुरू में यूज कर रहे थे उसको हटा दें। बाद में यहां पर जो एक्स्ट्रा जो मीथेन निकल रहा है, उस मीथेन को हमने कंबशन इंजन में गुजारा, जलाया, ऊष्मा निकाली, और वही जैसे कोयले से विद्युत बनाते हैं, यहाँ पर कोयले की जगह मीथेन से बिजली बनाते हैं। और ये पूरा प्लांट जो है साउथ इंडिया में जो लगाया गया, वो क्वेश्चन उस समय बायोमास गैसीकरण के नाम से पूछा गया 2012 के आसपास। अब यहां पर जानने की जरूरत है, पता है क्या, बायोचार। बायोमास, बायो ऑयल एक चारकोल समझिए, ये भी जलता है, लेकिन इसको जनरली हम लोग नहीं जला रहे। सुनने में आता है इसको सड़कों वड़कों बनाते समय दबा देते हैं, ये सड़क में चिपक जाता है, क्योंकि इससे धुआं बहुत होता है। पर बायोचार का कुछ उपयोग है, बायोचार का कुछ उपयोग है, और बायोचार इन्वायरमेंट में भी आता है। बायोचार को हम पढ़ेंगे फ्लाई ऐश के साथ। तो चलिए दोस्त, एक अगली हेडिंग आते हैं। उम्मीद करता हूं आप फिर से इस स्क्रीन को देख लीजिए, ओके, और सारे सिस्टम को मैंने समझा दिया है। इस पे आपके पेपर में 2 बार प्रश्न आ चुके हैं।
और मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी तरह का यहां पर कोई समस्या होनी चाहिए। यहीं पर बात कर लेते हैं फ्लाई ऐश और बायोचार के बारे में। फ्लाई ऐश और बायोचार के बारे में सुनिएगा। फ्लाई ऐश और बायोचार से जुड़े कॉन्सेप्ट को। फ्लाई ऐश को हिंदी में उड़न राख के नाम से जानते हैं, उड़न राख, और बायोचार को बायोचार के ही नाम से जाना जाता है। इसको उड़न राख और इसको बायोचार के नाम से जाना जाता है। अब सुनिएगा होता क्या है। फ्लाई ऐश जो होता है ये कोयले के जलने के बाद उसका अवशेष है, और बायोचार जो होता है ये बायोमास के जलने के बाद उसका अवशेष है। अभी आपने इसको देखा है। और उड़न राख आप अच्छी तरह से जानते हैं, कोयला जलता है, उसके बाद जो चीज बचती है उसकी जो राख होती है सूखी सूखी बहुत हल्की हल्की, उसको हम उड़न राख कहते हैं। और यहाँ इसको हम क्या कहते हैं, बायोमास के जलने के बाद जो उसका बचा हुआ भाग है उसको बायोचार कहते हैं। तो यहाँ बायोमास और उड़न राख और बायोचार में आपको कोई डाउट नहीं है, यहां पर आप अच्छी तरीके से समझते हैं। आगे की बात करते हैं। देखिए, अगर हम बायोचार की बात करें, पहले काम करते हैं, पहले बायोचार को पढ़ लेते हैं, लेटर ऑन हम थोड़ा सा फ्लाई ऐश के बारे में बात कर लेते हैं। और फ्लाई ऐश जो टॉपिक है वो पर्यावरण में भी आता है, कहाँ आता है, कैसे आता है, उस बारे में भी बात करते हैं। पहले यहां बात करते हैं बायोचार के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि बायोमास में जिस हिसाब से अध्ययन किया गया, फास्फोरस युक्त यौगिक होते हैं। फास्फोरस का सिंबल होता है P, और आपको पता है, आपने सुना होगा फर्टिलाइजर में N, P और K होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, और अलग अलग मिश्रण में पाया जाता है। और अलग अलग मिश्रण में इनके रेशियो को लेकर अलग अलग पौधों को प्रयोग में लाया जाता है, जिससे अलग अलग पौधों की अलग अलग तरह की उत्पादकता होती है, यानी उनकी प्रोडक्टिविटी होती है। और भारत एक ऐसा सॉइल है जहां पर फास्फोरस की मात्रा मृदा में काफी कम है, ये चीज याद रखिएगा। तो आपको बायोचार के रूप में क्या मिला, फास्फोरस युक्त यौगिक। तो इसको हम एक तरह से अच्छा खासा उर्वरक के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं, इसको हम एज अ फर्टिलाइजर प्रयोग में ला सकते हैं। ये आगे आने वाले ईयर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज बायोचार पर अच्छा खासा अनुसंधान चल रहा है। असल में इस विषय के साथ होता क्या है, पढ़ाया तब जाता है जब प्रश्न पेपर में आ जाता है, यही समस्या है इसके साथ, उसके पहले नहीं पढ़ाया जाता है। याद रखिए, बायोचार में भारत में अच्छा खासा काम चल रहा है, ठीक है, फाइन। तो ये हो गया, फास्फोरस युक्त हो गया। और बताऊं आपको, बायोचार ऐसा होता है कि अगर इस बायोचार को मिट्टी में मिला दीजिए, इसको और अगर मृदा में मिला दें, अगर आप बायोचार को मृदा में मिला दें तो उससे भी बहुत सारे फायदे होते हैं। क्या होता है, मैं एक एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए ये मृदा है और ये नीचे सॉइल वाला पार्ट हो गया, है ना, मृदा है तो वही भाग हो गया नीचे। और ये मान लीजिए कोई पौधा है जो लगा हुआ है, और ये नीचे जो है ये जल लेवल है, वाटर टेबल है, इसको मैंने कहा मान लीजिए ये वाटर टेबल है, मान लीजिए ये वाटर टेबल है, ओके, मान लीजिए ये वाटर टेबल है। अब होता क्या है, सुनिएगा। अब ऐसा है कि ये मान लीजिए कोई पौधा है, ठीक है, ये पौधा है। आप जब पानी डालते हैं पौधों में, या कोई केमिकल डालते हैं, रसायन डालते हैं ताकि पैदावार अच्छी हो, या कीटनाशक प्रयोग में लाते हैं ताकि कीट वगैरह मर जाए, खरपतवार नाशक केमिकल प्रयोग में लाते हैं, खरपतवार वगैरह मर जाए, अनवांटेड प्लांट जो होते हैं, जो आपके पौधे की वृद्धि को इफेक्ट डालते हैं, ठीक है ना। तो आप एक काम कीजिए, सुनिए, मान लीजिए किसान ने जल डाला, हाँ, पानी चाहिए पौधे को, जल डाला, तो जल जो होता है थोड़े समय के लिए अपर लेयर ऑफ सॉइल में होता है, यानी जब जल यहां डाला जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है ना, तो कुछ समय तक यहां ऊपर के लेयर में होता है, सॉइल में, जहां पर जड़ें पाई जाती हैं। जब तक यहां के लेयर में जल होता है तब तक पौधे की जड़ इस जल का अवशोषण करता है, लेकिन धीरे धीरे यही जल नीचे चला जाता है, नीचे चला जाता है और वाटर टेबल में चला जाता है, तो वो जल हमारे किसी काम का नहीं रह जाता है। इसीलिए किसान को 2 बार या 3 बार जल डालना पड़ता है पौधों की वृद्धि के लिए। और एक और चीज सुनिएगा,
यहां पर जब आप कोई केमिकल उर्वरक या कुछ भी डालते हैं और जब जल लीच डाउन करके नीचे जाता है तो वो केमिकल भी लीच डाउन करके नीचे जाकर वाटर टेबल में चला जाता है। तो किसान को रसायनों का प्रयोग भी 2 से 3 बार करना पड़ता है, या हो सकता है उससे ज्यादा बार भी करना पड़े। और धीरे धीरे ये जो वाटर टेबल होता है ये जहरीला होता चला जाता है। कह रहे ना, समय के साथ ये वाटर टेबल बहुत ही खतरनाक होता चला जा रहा है। जैसे दादरी के पास कुछ केसेस देखे गए जहां पर वाटर टेबल में आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज्यादा है। उन कुछ गांवों के लोगों में देखा गया तो 50% से ज्यादा लोगों को कैंसर होने लगा। फिर पता चला अच्छा वहां के जल में आर्सेनिक ज्यादा है, क्योंकि अगल बगल जो इंडस्ट्री है उसका जो इफ्लुएंट होता है, जो वेस्ट होता है, वो धीरे धीरे क्या करता है, रिस कर नीचे वाटर टेबल में जाकर इकट्ठा हो जाता है। और नीचे वाटर टेबल करीब करीब 1 है, तो वो लोग जो पानी का वाटर टेबल से वाटर निकालते हैं और वो कंज्यूम करते हैं तो उनकी लाइफ के लिए उनको अच्छा खासा बुरा इफेक्ट डालता है उनके शरीर में। तो सरकार ने बोला भाई ऐसा है, आप लोग इस जगह का पानी मत पीजिए, आप कहीं दूर से जाइए और वाटर लेकर आइए। यानी इस तरह की समस्या है। अब आपको मैं बताता हूं कि मैं आपको ये चीजें क्यों बता रहा हूं। मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि बायोचार से इन सारी समस्याओं पे काफी हद तक रोक लगा सकते हैं, निदान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप एक काम कीजिए, यहां पर क्या कीजिए, आप ऊपरी लेयर में बायोचार को मिला दीजिए। अगर आप बायोचार की मिक्सिंग ऊपरी लेयर ऑफ सॉइल में कर देंगे तो इससे क्या होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यहां बढ़ जाएगी। वही जल तो धीरे धीरे रिस कर नीचे जा रहा था, अब नहीं जाएगा, काफी समय के लिए यहां रुका रहेगा। काफी समय के लिए वो जल यहां रुका रहेगा। और जब आप पानी डालेंगे, जल डालेंगे, तो वो जल यहीं रुका रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। और नीचे नहीं जाएगा तो क्या फायदा होगा, आपको समझ में आ गया? आपको वाटर एक ही बार देना पड़ेगा, बार बार केमिकल डालने की जरूरत नहीं है। ओके, आपको केमिकल एक ही बार डालना पड़ेगा, वाटर भी एक बार देना पड़ेगा, केमिकल भी एक बार 2 बार ही डालना पड़ेगा, नीचे नहीं जाएगा। तो काफी हद तक यहां पर आप क्या करेंगे, पर्यावरण को और काफी हद तक वाटर टेबल को और प्लस अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा कर पाएंगे। तो बायोचार वही है जिस पर अच्छी तरह आजकल बहुत अच्छी तरह से एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। ओके, एक फास्फोरस युक्त यौगिक हुआ, और भारत की मृदा ऐसी मृदा है जहां फास्फोरस की मात्रा बहुत कम है। एनपीके में तीनों अगर एलिमेंट के फर्टिलाइजर की बात करें तो एक तरह से एक अल्टरनेटिव मिला आपको, बहुत ही खूबसूरत एक अल्टरनेटिव मिला जिसको हम प्रयोग में ला सकते हैं। अगली बात करते हैं, यहीं पर छोटी सी बात कर लेते हैं उड़न राख के बारे में। उड़न राख के बारे में, उड़न राख भी आपके पेपर में जाके देखेगा 2015 के आसपास प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। उड़न राख पर भी 2015 के आसपास परीक्षा में प्रश्न पूछा गया और ये अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उड़न राख का पॉजिटिव भी है और उड़न राख का नेगेटिव भी है। उड़न राख वही कोयले की जो राख है जो जलने के बाद कोल माइंस वगैरह में है ना निकलती है, बनती है। आपको बताऊं, इसका अच्छा खासा डिमांड है, इसका अच्छा खासा डिमांड है। कहां है इस उड़न राख का डिमांड है? मैं पॉजिटिव पहलू की बात कर रहा हूं। इसका डिमांड है ब्रिक इंडस्ट्री में, यानी जो ईंट बनती है। ब्रिक इंडस्ट्री का मतलब होता है जो ईंट बनते हैं। इसके अतिरिक्त आप देखिए सीमेंट इंडस्ट्री में, सीमेंट इंडस्ट्री में इसका अच्छा खासा उपयोग है। ब्रिक इंडस्ट्री में, सीमेंट इंडस्ट्री में इस उड़न राख की अच्छी खासी डिमांड है। क्यों डिमांड है? क्योंकि ये जो कंपनियां आपको ईंट और सीमेंट देती हैं वो कहती हैं कि मेरा ईंट और सीमेंट में आग नहीं लगती, फायर रेजिस्टेंस वॉल आपको बनाएंगे। यानी अगर मेरे ईंट और मेरे सीमेंट का प्रयोग करेंगे तो आपको फायर रेजिस्टेंस वॉल मिलेगा। यानी जैसे सोने की लंका जल गई है ना, रावण की लंका जल गई, यहां पर आपका घर नहीं जलेगा। और सही बात है, जो चीज राख से मिलकर बन रही है और राख जो जलने के बाद आया है उसको क्या आग लगेगी, वो खुद ही आग लगने के बाद का अवशेष है। तो इसलिए ये फ्लाई ऐश की अच्छी खासी डिमांड है और अच्छा खासा प्राइस है। और आपको समझ में आया कैसे, ये भी आपको समझ में आया कैसे। आगे बात करते हैं। यहीं पर आपको एक बात और बता दूं, इसके निगेटिव भी हैं फ्लाई ऐश के। फ्लाई ऐश एक तरह का ब्लैक कार्बन है, एक तरह का ब्लैक कार्बन है। अब अगर ब्लैक कार्बन है तो आगे बात करेंगे। ब्लैक कार्बन, ब्लू कार्बन, ग्रीन कार्बन, इस तरह के कई कार्बन आपको पर्यावरण में पढ़ाए जाएंगे। ब्लैक कार्बन हो गया तो आप समझ जाएगा पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। अगर मैं यहां पढ़ा दूंगा तो फिर पर्यावरण में ब्लैक कार्बन के कॉन्सेप्ट को कैसे पढ़ाऊंगा? और यहां मैंने आपको समझा दिया है कि यह ब्लैक कार्बन एक तरह की प्रॉब्लम है जो आप देख रहे हैं। ऐसा कहते हैं आज
सबसे बेहतरीन सीमेंट जो माना जाता है, कहते हैं पोर्टलैंड सीमेंट वगैरह है ना। बहुत सारे सीमेंट है, बहुत सारे तरह के होते हैं, ठीक है। तो एक बेस्ट अल्टरनेटिव है जो आपका तैयार हो रहा है। इस तरह के सीमेंट जो है वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि भविष्य में इस तरह के सीमेंट की मांग को कम कर दें जो आपको दिख रहा है। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है आज जो मैंने आपको पढ़ाया। यहां पे आपको 3 प्रश्न यूपीएससी के मिलेंगे। मैं आपको कुछ भी पढ़ाने नहीं आया हूं, ये मैं आपको पहले लेक्चर से बोल रहा हूं। वही पढ़ेंगे जो काम का है, बकवास नहीं। और सिलेबस आपके पेपर में क्या है प्रारंभिक परीक्षा का, आपको पहले लेक्चर से सुनना चाहिए अगर आप इस वीडियो तक पहुंच रहे हैं तो। ये हमारा आज कौन सा वीडियो है, ये हमारा 19वां वीडियो है दोस्त। इसके पहले हमने 18 वीडियो कर लिया है। ओके, और हर वीडियोस हमारी तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि उससे ज़्यादा फिर क्लास आपको बोरिंग लगती है। ओके, मैं चाहूँ तो 60 वीडियो बना दूं और चाहूँ तो उसी को 20 वीडियो कर दूं। अगर 3 घंटे की क्लास बना दूंगा तो कितने हो जाएंगे, 20 वीडियो हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ वीडियो पे मत जाइए। आप जब मुझे सुन रहे हैं तो ठीक से सुनिए, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया एक एक प्रश्न का उत्तर आप लगाएंगे। जो प्रश्न आए हैं, जो प्रश्न नहीं आए हैं, जो आने की संभावना है और जो बर्निंग टॉपिक है, हम सब पढ़ेंगे और सबका सम्मिश्रण करके हम इस क्लास को लेकर आगे चल रहे हैं। तो आप ऐसे जिन जिन लोगों ने इस क्लास को ज्वाइन किया है, उम्मीद करता हूं आपको काफ़ी फायदेमंद हो रहा होगा और आपको सारी चीज़ें अब समझ में आई होंगी। आप ऐसे कई लोग हैं जिनके मैसेज मेरे पास आते हैं जिन्होंने 3 अटैम्प्ट, 4 अटैम्प्ट, 5 अटैम्प्ट दे रखे हैं। एक विद्यार्थी हमारे साथ यहाँ ऐसा भी जुड़ा है जो इस क्लास को ज्वाइन कर रहा है जिसने पीछे के 5 अटैम्प्ट दे रखे हैं, ठीक है। उसका यही कहना है कि उसके विज्ञान तकनीकी में अक्सर दिक्कत आती है, लेकिन अब वो काफ़ी खुश है और वो आप सुन भी रहा है, जो भी विद्यार्थी जिसने मुझे ये बात बोली है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे भी ऊर्जान्वित करती हैं, मुझे और अच्छा करने की कोशिश करती हैं। और 4th एडिशन की बुक अब पूरी हो गई है और वो आपको मार्केट में मिल जाएगी इस महीने में। वो किताब जो है वो प्रिंट पर गई हुई है, तो आप अमेज़ॉन पे ले सकते हैं। अगर आप घर पे पोस्ट कराना चाहते हैं, आपको कुछ दिन के अंदर वो अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। सो यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं दोस्त। अगले वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, जहां क्योंकि वीडियो की लेंथ बड़ी हो रही है, हम अगले वीडियोस में बात करेंगे फ्यूल सेल के बारे में। और एक और छोटा सा टॉपिक है जिसको कहते हैं माइक्रोबियल फ्यूल सेल। तो अगले वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगा। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें। हैव अ गुड डे।